हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जिनमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग कर रहे हैं इस सीरीज में। और दो पार्ट हो चुके हैं जिनमें हमने 2020 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, 2022, 2021 और 2020। तो उल्टा लेके चल रहे हैं, 2022 से हमने शुरू किया था। और हर वर्ष में जो अभी ये हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, इंडियन हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम करा रहे हैं। तो आज हम 2019 और 2018 दो ईयर का कराएंगे। और लगभग देखा गया है कि हर वर्ष जो है लगभग 18-19 क्वेश्चन तो आते ही हैं हिस्ट्री से, और उनको कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या किस किस एरिया से आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिए और अंत तक देखिए। करीब 40-50 क्वेश्चन हो जाएंगे। अपना 2 ईयर का हम लोग को करना है, 2019 का और 2018 का। इससे पहले हमने 2022 का एक पार्ट में किया था और 2021 और 20 का एक पार्ट में किया है। वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो या प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो ये एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन हम कराएंगे और बहुत फायदा मिलेगा। आगामी जो परीक्षा 17 मार्च को यूपी पीसीएस की होने वाली है, प्री की परीक्षा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा प्रश्न हिस्ट्री के ही आते हैं, इसलिए आप हिस्ट्री को अपना 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करो। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी जो है, ये तीनों आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो 60 क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं, ऐसे ही हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए आप स्टार्ट करिए। और आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है जो कि 2019 का था क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और बताइए कि क्या होगा। ए और आर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो पिछला हो गया था, इसको तो हम जो है एक बार फिर से करा देंगे, या आप देख लीजिएगा। ये तो खैर पिछले का था, ए ऑप्शन इसमें सही था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 57 क्वेश्चन देखिए जो है, ये है क्वेश्चन। और ये 2019 से हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। 2019 का यूपी पीएससी का जो है पेपर प्री का जो है स्टार्ट हो रहा है। तो 2019 के पहले करेंगे, उसके बाद 2018 के करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ देखिए दाम है, ये तो बिल्कुल सही है, तांबे की मुद्रा है, ठीक है, दाम। तो ये शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया था, रुपया और दाम। तो शेरशाह सूरी के समय में शुरू किया गया था, ठीक है। फिर बाकी देसाई है, ये भी राजस्व अधिकारी है, बिल्कुल सही है। मराठा साम्राज्य के जो शासन था उसमें देसाई जो होते थे वो राजस्व अधिकारी होते थे। और शेरशाह ने जो सिक्का शुरू किया था रुपया, वो चांदी का था, और दाम जो है तांबे का था। और 1:64 का रेशियो होता था, यानी 64 दाम मिल करके जो है 64 रुपया होता था चांदी का। हम ये भी बता दे रहे हैं। और दाम, रुपया व दाम में जो है 1:64 का एक तरह से रेशियो था, देखा जाए 1:64 का, यानी 64 दाम जो है 1 रुपए के बराबर थे। तो देसाई भी बिल्कुल सही है। मराठा काल में देसाई या देशमुख जो थे राजस्व संग्रह के अधिकारी थे, बिल्कुल सही है ये। तो ये मराठा प्रशासन का हिस्सा था। और जो दीवान है ये प्रांतीय राजस्व का प्रमुख है, बिल्कुल सही है। ये मुगल काल में जो है दीवान जो है प्रांतीय राजस्व का प्रशासन था। जरीब जो है एक प्रकार का कर नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये अकबर के समय में प्रयुक्त होने वाला मापन का यंत्र था। जरीब जो है माप के लिए या सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाने वाला, तनब के स्थान पर जरीब का प्रयोग किया गया था। इससे पहले शेरशाह के काल में जो है वो तनब का प्रयोग किया जाता था, यानी तंबू वाली रस्सी होती थी। लेकिन उसकी जगह अकबर ने अपने यहाँ जरीब का इस्तेमाल कराया, यानी कि लोहे की कुंडी, लकड़ी के बांस पर लोहे की कड़ी लगा करके। और जो आजकल भी प्रचलित है मापन में, भूमि सर्वेक्षण में जरीब का ही ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार का कर नहीं है, बल्कि एक मापन की जो है एक यंत्र है, माप का यंत्र होता था। तो भूमि को माप में इसको प्रयुक्त किया जाता था। तो ये आपका जरीब आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और आप जो भी ऑप्शंस हैं उनसे आपको दूसरी चीज़ों को भी बारे में पता चलेगा। तो यहाँ तो मिलान करने का आया है, मुल्ला दाऊद है, दामोदर कवि हैं, सोमनाथ है, अमीर खुसरो हैं। तो यहाँ देखिए एक जो फेमस है वो अमीर खुसरो की आशिका है, और डी में जो दूसरा ऑप्शन है सिर्फ एक ही में है। जैसे अमीर खुसरो की आशिका ये जो है फेमस बुक है, तो डी का दूसरा अगर हम देखें तो सिर्फ यही है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी अगर नहीं भी पता है तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब याद करने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी याद है तो आप उससे से लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, बाकी उस हिसाब से मिला लेना। मुल्ला दाऊद का चंदायान है, दामोदर कवि का तीसरा पार्ट पद्मावती कथा हो जाएगा, और सोमनाथ का राग विभोद हो जाएगा। तो ये एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में हो सकता हो कि इनसे रिलेटेड भी कोई दे दें। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अकबर से पहले, क्योंकि इसमें किताबों में जनरली लिखा रहता है कि रीवा के राजा के यहाँ से तानसेन को लाए थे अकबर जो है, और इसमें भाटा का राजा राम सिंह हो जाएगा, क्योंकि मूल रूप से इनका नाम राम तनु पांडे था, और प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ग्वालियर के राजा मान सिंह के यहाँ ली थी। और उसके बाद ये रीवा के राजा राम भाटा कहिए चाहे रीवा कहिए, उनके संरक्षण में कभी थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भाटा ही जो है ये रीवा वाला क्षेत्र है, तो कहीं कहीं रीवा के राजा लिखा रहता है रामचंद्र सिंह के यहाँ से, या भाटा लिखा रहता है, वो एक ही चीज है। बाकी इन्होंने जो शिक्षा वगैरह पाई है वो ग्वालियर के राजा मान सिंह के यहाँ पाई थी, और वहां से फिर रीवा के राजा के दरबार में गए, और फिर वहां से अकबर के दरबार में आए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सीधे सीधे जो है, और ये किताबों में लिखा भी रहता है और हमने अपने क्लास में पढ़ाया भी है। अभी हाल ही में हिस्ट्री का रिवीजन क्लास चल रहा था क्लास में, तो वहाँ भी हमने इसके बारे में लिखाया था, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची सुमेलित करना है, और पल्लव, पांड, यादव, काकतीय। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होगा कि पल्लवों की राजधानी क्या थी, या पांड्यों की राजधानी क्या थी, यादवों की क्या थी, और काकतीय वंश की क्या थी। तो जल्दी से मिलान कर लो, जल्दी से मिलान कर लो, बता दो। जैसे पल्लवों की तो कांची सभी लोग को पता है, पांड का मदुरा था, तो यहाँ पल्लवों की कांची है, सभी लोगों को पता है। पांड लोगों की मदुरा है, ये भी पता है। ठीक है, यादवों की देवगिरी है। तो 2-3 से ही मिल जाएगा, ए का दूसरा और बी का तीसरा, तो इसी में एक में आ रहा है, यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सी का चौथा हो जाएगा, और ये यादवों का देवगिरी है, और काकतीय वंश का वारंगल है। तो ये सब पल्लव, पांड, यादव, काकतीय ये पूर्व मध्य काल के राज्य हैं, 700 से 1200 के बीच के, और दक्षिण भारतीय राज्य हैं ये लोग, जो कि पहले स्वतंत्र या स्वायत्त थे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें से कुछ को जीता था, काकतीय हो गए, यादव हो गए देवगिरी के, और बाकी आगे फिर पल्लव वगैरह भी फेमस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ कालक्रम बताना है। तो राबिया उद दौरानी होता है, ये औरंगजेब की वाइफ थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, हुमायूं का मकबरा है, और अटाला मस्जिद जौनपुर में है। तो ये अटाला मस्जिद जो है सल्तनत कालीन है, यही सबसे पहले आएगा, और फोर्थ ऑप्शन बी में ही है, तो यहाँ आंसर बी हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि यही सबसे पुरानी है, और ये जौनपुर यानी शर्की साम्राज्य के टाइम पर बनाई गई थी। बाकी सब तो उसके बाद हैं, तो ये सल्तनत काल का है, बाकी सब उसके बाद के हैं। तो यहाँ सीधे सीधे बी ऑप्शन मार देंगे, ज्यादा मिलाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1408 में इसका निर्माण कराया गया था। उसके बाद शेरशाह का मकबरा है 1540-45 के बीच में, स्वयं शेरशाह ने बनवाया था। फिर हुमायूं का मकबरा, उसकी सौतेली माँ, अकबर की जो सौतेली माँ थी हाजी बेगम, उनकी देखरेख में बना था। और फिर औरंगजेब के जो है अपनी माँ का मकबरा बनाया था औरंगाबाद में। तो ये है, तो सही बी है। अगर पूरा नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी से जो है लगा लेंगे। एक भी पता हो तो पूरा आंसर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
अब ये मनसबदारी व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताया गया है, क्वेश्चन आया है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसबदारी का पद पैतृक था, तो पैतृक तो नहीं होता था, मनसबदारी जो है वो दी जाती थी, तो इसमें तो दूसरा तो नहीं होगा, ठीक है। और कुलीन वर्ग से संबंधित थी, ये तो सही है, क्योंकि जो लोग थोड़ा सा मतलब कुलीन वर्ग के होते थे उनको उनकी रैंक या एक तरह से क्या दरबार में हैसियत है ये दर्शाने के लिए मनसबदारी दी जाती थी। और ये मुगल सेना का आधार भी थी एक तरह से, या मुगलों का मनसबदारी व्यवस्था ने ही मुगलों को एक बहुत बैकबोन की तरह काम किया। और मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू की थी। और मनसबदार जो होते थे ये इसमें जात और सवार दो कैटेगरी होती थी। तो सवार जो है वो पद स्थिति का बोध कराती थी, जैसा कि लिखा है, ये एक तरह का रैंक दर्शाता था या पद स्थिति का। और सवार जो थे ये सैनिक उतने रखने पड़ते थे जिस हिसाब से जो है होते थे। तो और शासन के 11वें वर्ष में शुरू किया इन्होंने, 1567 में माना जाता है, ठीक है। तो पैतृक नहीं था, बाकी जो चीजें सही हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और शासन के 11वें वर्ष अकबर ने शुरू किया, 1567 के टाइम पर अकबर के काल में मनसबदारी व्यवस्था शुरू हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट देख, और इससे जैसे होता क्या था, जैसे 3 कैटेगरी थी पहले। तो शुरुआत में तो जैसे आईने अकबरी में लिखा है कि अल्लाह शब्द की गणना के आधार पर मनसबदारी की 66 कैटेगरी थी, और लेकिन आईने अकबरी में 33 श्रेणियों का ही उल्लेख है। सबसे छोटा मनसब 10 का और सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था। बाद में फिर और भी मनसब बड़े जो है 10,000 से 12,000 भी हुए। फिर जहांगीर के टाइम पे और बढ़ाया गया, औरंगजेब के टाइम पे तो और भी मनसब हो गए, कई कैटेगरी हो गई। लेकिन जब जो लोगों के पास जात और सवार बराबर होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5,000 के मनसबदार हैं कोई और 5,000 का जात है उनका और 5,000 का सवार है, तो फिर 5,000 उनको सैनिक अपने अंडर में रखने हैं और उसके बराबर का जो है उनको वेतन मिलता था, और उसको वो सारी सेना का देखरेख करते थे। कुछ मनसबदार होते थे जिनके पास सवार कम होते थे जात से, और कुछ होते थे जिनके पास जात से सवार बहुत कम होते थे, यानी आधे से भी ज्यादा कम। तो यहाँ पर जितने भी मनसबदार थे उनको एक सेना भी मेंटेन करना था, और प्लस मनसबदार जो है उनके रैंक को भी बता देता था कि हाँ कोई 4,000 का मनसबदार है या 5,000 का मनसबदार है, तो राज्य में जैसे आज है IAS हैं, PCS हैं, तो हमने बता दिया कि ये फलाना IAS है, तो हमको पता चल जाता है कि इनकी प्रशासन में क्या रैंकिंग है। तो ऐसे ही मनसबदारी का था कि मनसबदारी बता करके प्रशासन में रैंकिंग भी पता चल जाती थी, जो है बहुत आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये मुगल व्यवस्था की रीढ़ बनी बिल्कुल मनसबदारी व्यवस्था, और इसने बहुत ही जो है एक स्थायित्व दिया मुगल प्रशासन को। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें देखिए मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनु देवी, तो इस तरह से इनके बारे में तो नहीं है, लेकिन मार्कंडेश्वर मंदिर है, गढ़चिरौली में है। ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वेनगंगा नदी के तट पर स्थित है, और ये विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नागर शैली का ये मंदिर है, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये है गढ़चिरौली, एक जगह है गढ़चिरौली महाराष्ट्र का, और ये वेनगंगा नदी के किनारे है, वेनगंगा। तो ये यही इसी को विदर्भ का कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए कथनों में से वही ए और आर वाला है, कथन और कारण वाला। इसको हमको कथन और कारण वाला जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले तो देखेंगे कि कौन कौन से सही हैं, किस तरह के जो है कौन से सही हैं। तो देखिए जो है, अकबर ने शेरशाह के तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, ठीक है। तो अब इसी में बताना है कि क्या होगा, ए और आर है दोनों, और क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो इसमें देखिए दोनों सही तो हैं बिल्कुल, कि अकबर ने भी सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। अकबर ने खुद कई सिक्के जारी किए, संसब जारी किया, और मुहर एक सोने का सिक्का जारी किया। अकबर का बहुत फेमस सिक्का था सोने का मुहर,
और एक मुहर 9 रुपए के बराबर होता था। तो अकबर भी जाने जाते हैं, उन्होंने भी मुद्रा प्रणाली को बिल्कुल सही किया, तो ये बिल्कुल सही है। शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, बिल्कुल सही है ये भी, कि दाम जो है वो अकबर के टाइम भी चलता था और तांबे का ही था, तो दोनों ही सही हैं। लेकिन कोई उसका कारण नहीं है या कोई उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंडिविजुअल हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र कथन है, तो ना तो कोई किसी का कारण की व्याख्या है ना तो ये है, तो ये इस तरह से बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सरनाल का युद्ध, धर्मत का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, जजाऊ का युद्ध, तो ये कुछ युद्ध हैं जिनके बारे में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें जो फेमस है, एक बिलग्राम का बहुत फेमस है, 1540 में हुआ था, 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ। और फिर धर्मत का युद्ध भी ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जो है धर्मत बिलग्राम का युद्ध। और धर्मत का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा की सेना के बीच हुआ, 1658 में, ठीक है। तो ये दोनों युद्ध तो हमको पता है। और सरनाल का युद्ध जो हुआ था, ये गुजरात में सरनाल पड़ता है, और ये अकबर के गुजरात अभियान के बीच हुआ था, तो ये 1572 में हुआ है। तो ये गुजरात का युद्ध है, अकबर के टाइम पर 1572 में हुआ है। और फिर जो जजाऊ का युद्ध है, ये बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम के बीच हुआ था 1707 में। ये जब औरंगजेब मरे, तो ये भी उत्तराधिकार का युद्ध माना जाता है। और ये औरंगजेब के बाद उनके भाई लड़कों में जो है, तो ये भी उत्तराधिकार का युद्ध होता है। लेकिन ये वाले उत्तराधिकार के युद्ध ज्यादा फेमस है, बहादुरगढ़ का, देवराई, धर्मत का, देवराई का, इस तरह से सामूगढ़ का कई सारे युद्ध हुए। तो अब हमने ईयर लिख दिया है, अब तो आपको मिलाना बहुत आसान है। सबसे पहले सेकंड वाला आ जाएगा, और 2 में है तो आप दोनों का मिला लीजिए। उसके बाद जो है 1572 वाला आएगा, सरनाल का युद्ध आएगा 1540 के बाद। तो सेकंड, फर्स्ट, फिर थर्ड और फोर्थ, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए, इक्ता व्यवस्था की नहीं है विशिष्टता कह रहा है, और इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो की थी वो इल्तुतमिश के दौरान हुई थी। सभी को पता है इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है वो इल्तुतमिश ने की थी, और ये एक तरह से वेतन के बदले जो है दी गई जमीन होता था इक्ता, यानी जो वेतन देते थे उनके बदले दी गई जमीन है। तो इसमें से जो इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाता था, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहला तो सही है, राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, बिल्कुल सही है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, हाँ सही है। लेकिन ये सी ऑप्शन नहीं सही है। पहले क्या करते थे, जो इक्तादार होते थे वो अपना खर्चा और अपने अंडर में जो सैनिक रखे होते थे उनका खर्चा निकालने के बाद जो बचता था उसको वो लोग केंद्र को भेज देते थे, कभी कभी नहीं भी बचता था। तो इसलिए यहाँ पर अगर देखें तो जो है सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल गलत है, और वही कह रहा है कि कौन सी नहीं है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ देखो कुछ किताब हैं, तो इसमें तो सीधे सीधे देखिए, तबकाते नासरी है, तारीखे फिरोज शाही है, हुमायूं नामा है, तुगलक नामा जो है नहीं है, क्योंकि इब्न बतूता का रहला बुक है, तो यही सी ऑप्शन ही हो जाएगा, और सी ऑप्शन को ही जो है मानेंगे, ठीक है। यहाँ सर सीधे सीधे, क्योंकि ये वाला ही कैंसिल हो जाएगा। इब्न बतूता की जो फेमस बुक है वो रहला करके है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, रहला नाम से है, ठीक है। तो इब्न बतूता की बुक रहला है, तुगलक नामा नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तुगलक नामा जो है उसके लेखक है अमीर खुसरो, तो ये भी याद रखना, अमीर खुसरो जो है वो तुगलक नामा के लेखक हैं, ठीक है, ये है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी सूची दिया है और मिलान करने को है, और इसमें देखिए इलाहाबाद की संधि सबसे फेमस है जो कि 1765 में हुई है, सभी लोग को पता है। और ए का फोर्थ जो है 2 में है, तो एक हमको और भी आना चाहिए, जैसे मैंगलोर की संधि है, सालबाई की संधि है, मद्रास की संधि है। तो यहाँ अगर 2 नहीं आएंगे तो आप नहीं कर सकते हैं।
तो मैंगलोर की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी 1780 से 1784 में, टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। ये टीपू के बीच में, टीपू और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो बी का दूसरा हो जाएगा, तो ए का चौथा और बी का दूसरा। अब देखिए सालबाई की संधि ये मराठा सरदारों के बीच हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध का है सालबाई की संधि, और ये 1782 में हुई थी। सालबाई की संधि जो हुई थी वो 1782 में हुई थी, ठीक है। और बाकी बचा मद्रास की संधि, तो ये हो जाएगा, फिर उसी हिसाब से आप निकाल लीजिए, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा जो है सी वाला, जो है हम सीधे सीधे लगा देंगे 4-1, 4-2, 1-3, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, सबका अपना इतिहास है। ये आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, ये आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। ये 1765 में हुआ क्लाइव के, और जब बक्सर का युद्ध हो गया उसके बाद में, ठीक है। और बाकी मद्रास की संधि जो हुआ था ये भी आंग्ल मैसूर युद्ध का ही है, और ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो ये दो हैं जो टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच में हुई हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध की हैं। और ये मराठा से है, और ये बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये संधियां, और इनको आप लोग ध्यान से देखे रहिए। फिर है पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए इसमें भी सबका ईयर आपको मिलना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन है सबसे पहले, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद स्थगित कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखें तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ, ये 1931 में इसको समाप्त कर दिया गया गांधी इरविन समझौते के तहत। फिर गांधी जी जो है गए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। उसके बाद फिर पूना पैक्ट हुआ 1932 में, जब रैमजे मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, जब गांधी जी वापस आ गए तब, और उसमें अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। और 1942 का फिर ये क्रिप्स मिशन है। तो इस तरह से ये आंसर्स आप देख लीजिए, और जो है मिलान हमने बता ही दिया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये 1905 का जो है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ठीक है। और सही है, बिल्कुल सही, प्रांतीय सीमाओं को, क्योंकि उसी के तहत इन्होंने बंगाल विभाजन की भी घोषणा की, और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही सही हैं इसमें, तो सीधे सीधे दोनों ऑप्शन मार देंगे, दोनों ही सही हैं, क्योंकि ये दोनों ही कर्जन के द्वारा लिए गए सैनिक प्रशासन से संबंधित उल्लेख हैं। और इनके पीछे मुख्य लक्ष्य यही था कि जो बंगाल जो एक राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बन रहा था, तो बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर करके, और उसको जो है थोड़ा सा सांप्रदायिकता को फैलाया जाए, धर्म के आधार पर उसका विभाजन हो जाए, तो जिससे वहाँ पर हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएं। तो यही इनका मेन लक्ष्य था कि किस तरह से जो है बंगाल में राष्ट्रवादी गतिविधियों को खत्म किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने का सीआर फार्मूला किसने बनाया? जल्दी से देखिए क्या होगा आंसर इसमें। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सीधे सीधे, इसमें राजगोपालाचारी हैं, तो इसमें सीधे सीधे सीआर फार्मूला जो है ये राजगोपालाचारी का था। तो यहाँ जो है बी ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो ये मद्रास के नेता थे सी राजगोपालाचारी, और इन्होंने ही मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गतिरोधों के दूर करने के लिए 1944 में एक सीआर फार्मूला बनाया जो है, और गांधी जी की सहमति से प्रस्तुत किया, लेकिन जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया, और एक तरह से कोई समझौता हो नहीं पाया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कोई खास कुछ नई चीज़ है, लेकिन हाँ याद रखिएगा बहुत से लोग चितरंजन दास लगा देते हैं, क्योंकि उनका नाम सीआर है, मतलब चितरंजन दास करके, तो यहाँ पर हम राजगोपालाचारी लगाएंगे। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो जल्दी से बताइए इसके लेखक कौन है। यहाँ विपिन चंद्र हो जाएगा। 1880 से 1905 जो है ये किताब जो है
और इसको विपिन चंद्र द्वारा लिखा गया है। तो इसमें भी कोई इतना एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, अगर दोबारा आए तो आप कर सकते हैं। तो ये विपिन चंद्र का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जल्दी से ये वाला बताइए, महाराजा हरि सिंह से संबंधित है क्वेश्चन जो है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, क्रम बताना है। भारत का संविधान फिर लागू हुआ और जम्मू कश्मीर की प्रभुत्व संपन्न। तो इसमें देखिए जो सबसे पहले है वो पहला ही है, क्योंकि विलय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे 1947 में ही, 26 अक्टूबर 1947 में ही। और फिर भारत का संविधान जो है बन गया 1949 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बाकी लेकिन जो थर्ड वाला है, भारत में विलय का अनुमोदन संविधान सभा ने, तो थर्ड वाला जो है ये बाद में आएगा उसके, क्योंकि ये 1957 में स्वीकार किया गया है और फिर नया संविधान जो है 1957 में ही लागू किया गया है। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज 1957 की है, जबकि 1950 की है, और ये वाला 1947 का ही है। ये दोनों है, दोनों ही, इसमें ये पहले था ये बाद में था, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको बताइए जल्दी से, नेटिव मैरिज एक्ट। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है इसमें 1872 हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये ईसाइयों की विवाह पद्धति संबंधित प्रावधान किए गए थे नेटिव मैरिज एक्ट, और इसके तहत दो व्यक्तियों के बीच प्रत्येक विवाह जिनमें दोनों एक या दोनों ईसाई हैं उनके बीच के विवाह के लिए एक प्रावधान किया गया था, और विवाह की आयु वगैरह भी निर्धारित की गई थी, और बहुविवाह प्रथा को भी प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, तो एक तरह से ईसाई धर्म के इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए ये नेटिव एक्ट पास किया गया था 1872 में। ठीक है, तो ये इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, 1872 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब इसमें कुछ आंदोलन है और उनका ईयर दिया है। तो जैसे पाबना आंदोलन कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये जो सांप्रदायिक निर्णय है ये अभी हमने जैसे बताया ही था कि ये सांप्रदायिक पंजाट जो है मैंगजे मैकडॉनल्ड का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद आया था। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि इसमें ये सही नहीं था जो है, और ऑप्शन जो है डी दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं माना गया है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930 बिल्कुल सही है, नौसेना अधिनियम 1927 भी सही है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 भी सही है, और रैमजे मैकडॉनल्ड का 1932 होगा। ठीक है, तो 32-33, तो खैर इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, तो इस पर उतना घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो वही वाला है। अच्छा, ये हमने हल उसका दूसरा बताया है आपको। और इसमें तो पाबना विद्रोह है जैसे, तो इसमें तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पाबना का एका और संथाल और ताना भगत जो है ये विद्रोह में, पाबना वाला 1873 से 85 है, एका आंदोलन 1922 है, संथाल विद्रोह 1855-56 है, और ताना भगत आंदोलन 1914 है। तो इसमें तो बी ऑप्शन है, पूरा फैक्ट वाला है, केवल रटने वाला था। तो इस क्वेश्चन में तो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। लेकिन जो इसमें था, इसमें सांप्रदायिक निर्णय को माना गया था, लेकिन विवादित क्वेश्चन था, इसको आयोग ने हटा दिया था। इसमें भी क्रम बताना है, जल्दी से इसमें भी क्रम बताइए जो है। क्या होगा इसमें क्रम, जल्दी बताइए। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो सबका अलग अलग है। देखिए, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में हुई थी, जबकि जलियांवाला बाग कांड 1919 में 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ, और साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में। ठीक है, और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो थी 1930 में। तो इस तरह से अगर हम मिलाएं तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, और ए ऑप्शन को सही मानेंगे हम लोग। ए ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है।
आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। ये तो सभी लोग जानते हैं, दिल्ली लाल किले में चलाया गया, दिल्ली के लाल किले पर। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। दिल्ली के लाल किले पर आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, जो आजाद हिंद फौज का जो मेन मुकदमा हुआ था, आजाद हिंद फौज से जो पकड़े गए सैनिक थे उनके ऊपर। और इसमें 3 अधिकारी मेन थे, मेजर शहनवाज खान, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम सहगल। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था। पहले इनको फांसी की सजा हुई थी, लेकिन बचाव पक्ष के वकील जो थे उसमें उनका नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया। भूलाभाई देसाई ने जो है, इसको याद रखिएगा, जब इसके पहले का क्वेश्चन था उसमें भूलाभाई देसाई जो है बचाव पक्ष के वकील थे। बाकी ये ए और आर अलग अलग है, तो इसमें आप पढ़ लीजिए क्या है। जो है इसमें जैसे कह रहा है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत सिद्धांत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। अभी फैक्ट वाला है, बिल्कुल सही है। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे और वह स्वयं एक विद्वान भी थे, प्राच्य विद्या के प्रखर समर्थक थे, प्राच्य विद्या के। और एशियाटिक सोसाइटी भी, जो एशियाटिक सोसाइटी है, ये भी प्राच्य विद्या को समर्थन करती थी। तो इसमें कथन तो सही ही है और इसका कारण भी बिल्कुल सही है। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या के प्रखर समर्थक थे और प्रोत्साहित करते थे, ठीक है। लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ बी ऑप्शन होगा। मतलब कोई व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन माना जाएगा और इसको जो है हम बी ऑप्शन ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन की व्याख्या सही जो है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है 2019 के प्रश्न किए अभी आज जो है 2019 के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 के प्रश्न कराएंगे। तो ऐसे 15-16 क्वेश्चंस करा देते हैं जो हिस्ट्री के हैं अभी, और बाकी इसके बाद जो है और भी क्वेश्चंस हम कराते जाएंगे। 2018 है, 2017 और अन्य विषयों के भी कराएंगे। तो इनको आप ऐसे करते जाओगे तो बहुत समय नहीं देना पड़ेगा, आराम से जो है एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 2018 और 2016 और 2017, 2016 के 3 बचे हैं और उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।